आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग को समझना है कि बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग बोलते हैं क्या कि लाइट आ गया, लाइट चला गया, बिजली भी उसको बोलते हैं, बहुत सारा वर्ड से हम लोग उसको बोल देते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम एक नॉर्मल एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें सबसे पहले न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होता है। इसके फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे बिल्कुल भी चार्ज नहीं होता। जैसे इसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिट पे आप जाते हैं तो इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है। हालांकि वो 8 से कम भी हो सकता है अगर इसमें केवल 2 ऑर्बिट्स हों। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। हम एक और ऑर्बिट इसका ले लेते हैं और मानते हैं कि इसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। ये 8 to 10 और 11 सोडियम का स्ट्रक्चर है। ये वाला न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिव होता है ड्यू टू दिस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, ये हमेशा इसको अट्रैक्ट कर रहा होता है सेंटर की ओर और ये इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज अपने ऑर्बिट में ऐसा घूम रहा होता है। मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को कहीं से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गया। एनर्जी देने का बहुत सारा सोर्स है। आप इसको बहुत ज़्यादा हीट कर दीजिए, चाहे लाइट के सोर्स के थ्रू, एनी हाउ अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दिए, इतना ज़्यादा एनर्जी दे दें कि अब न्यूक्लियस इसको होल्ड करने के कंडीशन में नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप होकर के बाहर आ जाता है। सिंपली जैसे ही ये जंप होकर के बाहर आ गया, अब इस पर किसी का कोई भी कंट्रोल नहीं है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप बाहर कहीं पढ़ने जा रहे हैं, आप 1000 रुपीज़ का रूम लेकर के रह रहे हैं। इनकेस आपके पास कहीं से बहुत ज़्यादा पैसा आ गया तो अब आप उस 1000 रूम में सस्टेन करना चाहेंगे नहीं, आपने उस रूम को छोड़ दिया। जैसे ही आप उस रूम को छोड़ करके बाहर गए 5000 वाले रूम के लालच में, तो मालूम चला कि अब कोई रूम खाली ही नहीं है। वापस आपने फिर अपने जो भी आपका हॉस्टल में आए तो देखा कि ये वाला रूम भी अब बुक हो चुका है। इस सिचुएशन में आपको कहीं जगह भी नहीं मिलेगा, किसी का कोई कंट्रोल भी नहीं है अब आप पे। तो यही कंडीशन बिल्कुल इस इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। एक्स्ट्रा एनर्जी के वजह से ये अपने ऑर्बिट से जंप करके बाहर आ जाता है और जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से जंप होकर के बाहर आ गया, अब इस इलेक्ट्रॉन पे किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स है। इस इलेक्ट्रॉन पे अब किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए इसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। कुछ दूर मूव करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स फाइनली रेस्ट में आ जाएगा, इसलिए इसको हम रेस्ट इलेक्ट्रॉन्स भी बोलेंगे लास्ट में। एक बात अब आपको ध्यान रखना है, हम लोग पूरे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते वक्त जब भी इलेक्ट्रॉन्स का बात कर रहे हैं तो हम लोग केवल और केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बात कर रहे हैं। इन ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमको कोई स्टडी नहीं करना है। अब जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में समझ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स 2 कंडीशन में हो सकता है। आई मीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या तो ये इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होगा या ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होगा, और तो कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं है। जिस समय ये इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट में होगा इसका अपना डिफरेंट क्वालिटीज है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आते हैं इसमें कुछ अपना अलग प्रॉपर्टीज आ जाता है, डिफरेंट क्वालिटीज आ जाता है। तो जिस तरीके से हम लोग साइंस को 3 पार्ट में बांट रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है उसके हिसाब से, उसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट में होगा उसके प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए एक फिजिक्स का ब्रांच बनाया गया जिसको कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। यहाँ इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर समवॉट इलेक्ट्रॉन्स और स्टैटिक्स वर्ड का मतलब ही होता है रेस्ट। मतलब द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट में हो उस समय उसके क्वालिटीज, प्रॉपर्टीज को जहाँ पढ़ते हैं उस फिजिक्स ब्रांच को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आएगा तो इसका प्रॉपर्टीज अलग हो जाता है। उसके लिए फिजिक्स में एक अलग ब्रांच बनाया गया जिसको कि हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ये 2 फिजिक्स के डिफरेंट ब्रांचेज हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एट रेस्ट का प्रॉपर्टीज पढ़ा जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन का प्रॉपर्टीज पढ़ा जाता है। अभी क्लास 10th वाले सिलेबस में आपको इलेक्ट्रॉन्स एट रेस्ट का प्रॉपर्टी नहीं पढ़ना है, इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले पार्ट के बारे में हम लोग कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग को इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन का प्रॉपर्टी पढ़ना है, इसीलिए हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। यहीं से ये वर्ड आया है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कोई आपका वो बिजली नहीं है जो हमारे घर में डायरेक्टली आ रहा है। हम लोग नॉर्मली उसके लिए एक वर्ड तो यूज़ करते हैं। बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी एक फिजिक्स का ब्रांच है
जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन के प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। कभी कभी नॉर्मली इसको हम लोग करंट बोल के भी निकल जाते हैं, हालांकि करंट बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। जैसे ही हम लोगों ने अभी जाना कि बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, उसके जस्ट आगे हम लोग को एक टर्म पढ़ना है, उसको हम लोग चार्ज बोलते हैं। बेसिकली ये चार्ज होता क्या है, आपने पढ़ा होगा कि एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। यहाँ एक समझने वाली बात है, ये चार्ज रियली में क्या होता है। चार्ज के बारे में सबसे ज़्यादा डेटा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। उन्होंने बताया क्या, जैसे मान लीजिए एक पैसा का टुकड़ा है, 500 रुपीज़ का कहीं पे भी नोट रखा हुआ है। इस 500 रुपीज़ पे क्या इसका इस तरह का दूसरा कागज़ बनाया नहीं जा सकता। हालांकि ये नोट कागज़ का नहीं बना होता है, कपास का बना होता है, लेकिन नॉर्मल पेपर और इस 500 रुपीज़ के नोट में क्या डिफरेंस है। इस नोट में एक वैल्यू है, वो वैल्यू आपको दिखता नहीं है, आप उस वैल्यू के प्रेजेंस को फील कर सकते हैं, इस वैल्यू को हम देख नहीं सकते। उसी तरीके से हर एक मटेरियल के पास एक स्पेशल फंडामेंटल क्वालिटी होता है, फंडामेंटल जो उसके पास इनबिल्ट है। हर मटेरियल्स के पास एक क्वालिटी है जिसके वजह से अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है उसमें, जिसको कि हम लोग चार्ज बोलते हैं। जैसे कभी कभी आप सुनते हैं, आपने भी ऐसा पढ़ा होगा, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो आखिर ये चार्जेस हर ऑब्जेक्ट के पास ऑलरेडी इनबिल्ट है। मान लीजिए ये मार्कर ही है, ये भी किसी को ना अट्रैक्ट कर पा रहा है, ना किसी से इसका रिपल्सन हो रहा है, तो क्या इसमें चार्ज प्रेजेंट नहीं है। आखिर इसमें भी एटम है, इसमें भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स होगा, प्रोटॉन्स होगा, चार्ज तो बिल्कुल इसमें भी है, लेकिन अभी कुछ एक्स्ट्रा चार्ज इसमें नहीं है जिसके वजह से इसमें अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं हो रहा। हम लोग इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमको समझना है चार्ज होता क्या है। चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। चार्ज किसी भी मैटर का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जैसे हम लोग चार्ज का डेफिनेशन बोलते हैं, चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। यहाँ फंडामेंटल का मतलब है जो क्वालिटी उसके पास इनबिल्ट है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स, हम लोग के पास सोचने समझने की ताकत है, ये हमारा एक फंडामेंटल क्वालिटी है। सिविक्स में आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो चार्ज वो फंडामेंटल क्वालिटी है जिसके वजह से अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है ऑब्जेक्ट्स के बीच में। चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल क्यू है। हम लोग इसके लिए चाहें तो स्मॉल क्यू भी यूज कर सकते हैं। दूसरा, आप चार्ज को मेजर कर सकते हैं लेकिन उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब, COULOMB। इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए हम लोग इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। क्लियर। और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, 1 प्रोटॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब आता है कि आखिर ये चार्जेस को बांटा कैसे गया। शुरू में ये पता था लोगों को कि डिफरेंट चार्जेज है, कभी अट्रैक्शन हो रहा है, कभी रिपल्सन हो रहा है, लेकिन इसका रीज़न नहीं पता था। बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉइंट किया कि कुछ तो एक्स्ट्रा क्वालिटी है, किसी मटेरियल में अट्रैक्शन हो रहा है, किसी मटेरियल में नहीं हो रहा है, कुछ तो दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। तो वहाँ से आइडिया आया चार्ज का। दूसरा पॉइंट आया कि कभी कभी अट्रैक्शन भी हो जाता है, कभी कभी रिपल्सन भी हो जाता है, तो आखिर कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि देखिए चार्जेस यहाँ 2 टाइप्स का है, पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव केवल एक नेम है चार्जेस का, ये मैथमेटिक्स वाला पॉजिटिव और मैथमेटिक्स वाला नेगेटिव नहीं है। +5 कूलम्ब भी एक चार्ज हो सकता है, -5 कूलम्ब भी एक अलग चार्ज है। इसका ये मतलब आप नहीं बोल सकते हैं कि -5 कूलम्ब चार्ज कम होगा और +5 कूलम्ब चार्ज अलग होगा। और उन्होंने चार्ज का नाम A और B रख दिया होता तो शायद हम लोग आज 5A 5B भी बोल रहे होते। यहाँ पे प्लस और माइनस सिंपली एक नेम को डिनोट करता है। दिस आर द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस। इसी में अगर ये सेम चार्जेस होगा तो यहाँ पे रिपल्सन होगा और ये अगर अपोजिट चार्जेस है तो यहाँ पे अट्रैक्शन होता है।
क्लियर? उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ना है चार्जेस के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जैसे सबसे पहला प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस क्या कहता है? मान लीजिए आपके पास कहीं पे +5 कूलम ऑफ चार्ज है और कहीं पे -12 कूलम ऑफ चार्ज है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एडिटिविटी, सबसे पहला प्रॉपर्टी आपको इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है चार्जेस के बारे में, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। जैसे मान लीजिए आपके पास कहीं पे +100 कूलम ऑफ चार्ज है और एक साइड -50 कूलम ऑफ चार्ज है। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो नेट कितना आता है? +100 -50, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा +50 कूलम। तो आखिर हम लोगों ने यहाँ मैथमेटिक्स का रूल यूज किया इन चार्जेस को ऐड करने में, जबकि हम शुरू से ही बोल रहे हैं क्या कि ये पॉजिटिव और निगेटिव मैथमेटिक्स वाला पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, तो फिर हमने रूल क्यों यूज किया? तो यहाँ पे चार्ज का फर्स्ट प्रॉपर्टी यही हमको बताता है कि हालांकि ये प्लस माइनस मैथमेटिक्स वाला नहीं है, फिर भी चार्जेस को ऐड करने में आप मैथमेटिक्स वाला रूल यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और इसीलिए इसको एडिटिविटी ऑफ चार्जेस भी कहा गया है। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस रूल हमको यही बताता है कि आप चार्जेस को ऐड करने में नॉर्मल मैथमेटिक्स के रूल्स को यूज कर सकते हैं। दिस इज नोन एज एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। यहाँ हम लोगों ने +100 कूलम -50 कूलम को ऐड किया, हमको नेट चार्ज आ गया +50 कूलम। एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे एक टर्म है नेट चार्ज। मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज़ है, आप किसी दुकान में सामान लेने जा रहे हैं और आप पे पहले ही 50 रुपये का कर्ज है, उधार समझ सकते हैं आप, पहले ही दुकानदार से आप 50 रुपये का सामान ले चुके हैं, आप उसके यहाँ 100 रुपये लेके जाते हैं, तो नेट अमाउंट अभी आपके पास कितना है? एक्स्ट्रा तो केवल 50 रुपीज़ है आपके पास, लेकिन टोटल पैसा अगर हम काउंट करें तो 100 रुपये अभी आपके पास है, 50 रुपीज़ आपका दुकानदार के पास है, टोटल पैसा तो वहाँ 150 रुपीज़ हो गया, लेकिन नेट अमाउंट जो अभी आप प्रॉफिट में है वो केवल और केवल 50 रुपीज़ है। इसीलिए अगर यहाँ टोटल चार्ज अगर काउंट करने की बात हो रही है तो टोटल यहाँ पे 150 चार्जेस हैं हमारे पास, 100 पॉजिटिव चार्जेस, 50 नेगेटिव चार्जेस, टोटल 150 चार्ज हमारे पास है। लेकिन अगर नेट चार्ज पूछा जाए तो हम लोग सीधा यहाँ बोलेंगे +50 कूलम चार्ज। एक बात ध्यान रहे, यहाँ पे आप प्लस को छोड़ नहीं सकते, यहाँ प्लस लिखना कंपलसरी है। क्लियर? चार्जेस के बारे में नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमको बताता है दैट चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। जैसे मान लीजिए ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस पे 100 कूलम का चार्ज है अभी फिलहाल पॉजिटिव, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास है बी, इस पे +80 कूलम चार्ज है। टोटल चार्ज फिलहाल हमारे पास कितना है? 100 + 80 मतलब 180 कूलम चार्ज नेट हमारे पास प्रेजेंट है। अगर यहाँ से हम 20 कूलम चार्ज इसमें ट्रांसफर कर देते हैं तो अब इसमें कितना बचेगा? मात्र +80 कूलम, और इसके पास 20 ऐड हो जाएगा, मतलब दिस इज 100 कूलम। अभी भी देखिए 80 + 100 टोटल कितना है? 180 कूलम। मान लीजिए यहाँ से 80 का 80 कूलम चार्ज हम इसको ट्रांसफर किए, तो अब यहाँ कितना बचेगा? 0 कूलम। यहाँ पे 80 कूलम मैंने दिया है तो ये हो गया 180 कूलम। अभी भी आप ऐड कीजिए, नेट कितना है? 180 कूलम ऑफ चार्ज। यहाँ से हम लोगों ने, अब एक बात समझिए, 10 कूलम चार्ज इसमें और दे दिया, इसके पास अभी 0 कूलम चार्ज है। क्या इसका मतलब इसमें चार्जेस नहीं है? इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नहीं होगा। किसी ऑब्जेक्ट पे 0 चार्ज है, इसका ये मतलब नहीं है कि उस पर चार्ज नहीं है, इसका ये मतलब है जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इस पे नेगेटिव चार्ज है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपको किसी ने 100 रुपया दिया और कहा जाके कुछ सामान खरीद के ले आओ दुकान से, तो 100 रुपया भी आपको दिया गया और सामान का लिस्ट भी हम थमा दिया आपको कि ये 100 रुपीज़ का सामान आपको खरीद के लाना है। तो नेट पैसा आपके पास कितना है? उस समय पैसा तो आपके पास 100 रुपया है, लेकिन नेट आपका कोई पैसा नहीं है, आप उसमें से कोई पैसा खुद से खर्च नहीं कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे नेट अमाउंट आपके पास 0 है, लेकिन फिर भी पैसा आपके पास है। उसी तरीके से किसी ऑब्जेक्ट में अगर 0 कूलम चार्ज है, इसका ये मतलब नहीं कि इसमें चार्जेस नहीं है। हो सकता है इसमें +50 कूलम भी हो और -50 कूलम हो सकता है +30 कूलम हो और -30 कूलम हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि किसी भी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है जिसमें चार्ज नहीं है। नेट चार्ज 0 है,
इसका मतलब है जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमको बताया कि हम ना ही चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसको एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हम लोग ट्रांसफर करते रहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमको पढ़ना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन टर्म का क्या मतलब होता है? जैसे इसका डेफिनेशन थोड़ा सुनने में तो टेक्निकल लगता है, दैट चार्जेस कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड इन इंटीग्रल पैकेट्स। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए आपके पास केवल 5 रुपए का कॉइन्स है, ओनली 5 रुपीज़ कॉइन्स, बहुत सारा है आपके पास, अनलिमिटेड। अगर आपसे हम 10 रुपीज़ मांगते हैं तो आप मुझे 2 कॉइन्स दे दीजिएगा। मान लो मुझे 100 रुपीज़ चाहिए तो आप मुझे 20 कॉइन्स दे सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे आपसे 19 रुपीज़ चाहिए, तो आप मुझे कितना कॉइन्स देंगे? आपके पास केवल 5 रुपीज़ का कॉइन्स अवेलेबल है, तो आप मुझे 4 कॉइन्स दे सकते हैं, मतलब बेसिकली आपने 20 रुपीज़ मुझे दे दिया। अगर आप मुझे 3 कॉइन्स देते हैं तो आप मुझे केवल 15 रुपीज़ दे रहे हैं, मतलब एग्जैक्ट 19 रुपीज़ आप दे ही नहीं सकते। ऐसा थोड़ी कि आप कॉइन का टुकड़ा तोड़ के किसी को दे देंगे। तो आप केवल वही पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो 5 का मल्टीपल है। जो 5 का मल्टीपल नहीं है वो पैसा आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। क्वांटाइजेशन का मतलब यही होता है कि आप जो भी चीज़ ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो इंटीजर्स के फॉर्म में होगा। आप किसी को 10 कॉइन दे सकते हैं, 20 कॉइन दे सकते हैं, 50, 100, 1000 कॉइन दे सकते हैं, लेकिन आप 5.5 कॉइन्स किसी को नहीं दे सकते, 20.1 कॉइन्स नहीं दे सकते। आप वही कॉइन्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो इंटीजर नंबर्स के फॉर्मेट में है। अगर हम बोलते हैं -5 कॉइन्स हम दिए, इसका मतलब क्या? मैंने उससे 5 कॉइन्स ले लिया। -10 कॉइन्स दिए, इसका मतलब क्या? मैंने 10 कॉइन्स ले लिया है। ओवरऑल क्वांटाइजेशन का मतलब है केवल एग्जैक्ट इंटीजर ही ट्रांसफर हो सकता है, फ्रैक्शनल पार्ट्स ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो ये तो नॉर्मल एग्जांपल है। इसको इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग कैसे यूज करते हैं? जैसे एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज तो हमारे पास होता नहीं कि हम सीधा उसको ट्रांसफर कर दें। चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का यूज करते हैं। जैसे पैसा को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग नोट्स का, सिक्का का यूज करते हैं। वहाँ पे सिक्का क्या? सिक्का तो नॉर्मली एक मेटल का टुकड़ा है, लेकिन सिक्का के साथ एक वैल्यू अटैच है। हम किसी को 2 सिक्का दे दिए 5 रुपए का, इसका मतलब क्या? मैंने उसको 10 रुपया दे दिया। सिमिलरली चार्ज ट्रांसफर करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, किसी को हम 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन दिए मतलब इतना चार्ज दे दिए, 10 इलेक्ट्रॉन दिए मतलब कितना चार्ज दिए? 10 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, मतलब 16 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज उसको हम ट्रांसफर कर दिए। किसी को अगर 20 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसका क्या मतलब? 20 इंटू इतना चार्ज हम ट्रांसफर कर दिए। किसी को n इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, मतलब कितना चार्जेस दिए? n इंटू जो भी ये वैल्यू है, मान लो इसको हम e लिखते हैं, दिस इज NE। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में आप जो चार्ज ट्रांसफर करते हैं उसका रूल है Q = NE। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस। यही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम केवल वही चार्ज किसी ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं जो इंटीजर के फॉर्म में है। 10 चार्ज, 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन, -50 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से। एक और तरीका है इसी बात को कहने का, हम केवल वही चार्ज किसी ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं जो इस नंबर से डिविजिबल होगा। जैसे आप वही पैसा ट्रांसफर कर सकते थे जो 5 से डिविजिबल था। जो 5 से डिविजिबल नहीं था वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। अगर आपके पास केवल 5 रुपए का कॉइन है, तो हमारे पास तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ही हैं चार्ज ट्रांसफर करने के लिए, तो हम लोग केवल वही चार्जेस ट्रांसफर कर सकते हैं जो इसका मल्टीपल होगा। जो इसका मल्टीपल नहीं है वो चार्ज हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे मान लो 1 इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 नेगेटिव चार्ज हम दे दिए। 2 दिया मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3.2 इंटू 10⁻⁻19। तो 1 इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज जा रहा है। मुझे कोई बोले कि नहीं, हमको 2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? आप 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो 1.6 जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो 3.2 जा रहा है। 2 आप एग्जैक्ट नहीं दे सकते, मतलब ये चार्ज ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं है। यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मुझे बताता है कि हम वही चार्जेस ट्रांसफर कर सकते हैं जो इससे डिविजिबल होगा। क्लियर? हालांकि ये बहुत बड़े बॉडीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसे मान लीजिए आप कोई कार खरीदने जा रहे हैं, उसका कॉस्ट 10 लाख है। अब 10 लाख का कार आप खरीदने जा रहे हैं तो वहाँ
अगर 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया आपका ऊपर नीचे हो रहा है तो वो मैटर नहीं करता। लेकिन आप कोई 5 रुपया का टॉफ़ी खरीदने जा रहे हैं, वहाँ आपसे कोई 2 रुपया कम नहीं करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा चार्ज होता है, तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का ऊपर नीचे होना कुछ भी मैटर नहीं करता। तो हम लोग बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़। मैक्रोस्कोपिक मतलब जो काफ़ी बड़ा है, और माइक्रोस्कोपिक मतलब जो काफ़ी छोटा है। तो ये रूल्स माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ और नॉर्मल बॉडीज़ के लिए एप्लीकेबल है। बहुत बड़े बड़े बॉडीज़ के लिए छोटा मोटा चार्ज को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ